ऐसे में सवाल क्या है आज की बहस के, वो आपको मैं फटाफट से बता देती हूं। सवाल ये है कि भारत नेपाल के बीच टेंशन का चाइनीज कनेक्शन है। नेपाल का नया नक्शा मेड इन चाइना है। भारत नेपाल की दोस्ती में चीन की दीवार कहां से आ गई? दोस्ती का बॉर्डर पार क्यों कर रहा है नेपाल? नए नक्शे से नेपाल आखिर साबित क्या करना चाहता है? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी हमारी बहस। लेकिन उससे पहले 30 सेकंड में आपको फटाफट से मैं खबर बता देती हूं। खबर यह है कि नेपाल ने देश का नया नक्शा जारी किया। नए नक्शे में भारत के क्षेत्रों को नेपाल में दिखाया गया। नेपाल ने उत्तराखंड के 3 इलाकों पर अपना दावा जताया। ये तीनों इलाके कौन कौन से हैं? ये इलाका है लिपुलेख, काला पानी, लिंगपियाधुरा। नेपाल के पीएम ओली ने कहा कि तीनों इलाकों पर नेपाल का हक है। भारत ने कहा नेपाल का नक्शा स्वीकार नहीं किया जाएगा जो बदलाव के साथ नेपाल ने जारी किया है। तो मेरे साथ पैनल जुड़ चुका है, आपका परिचय मैं करवा देती हूं। बीजेपी के प्रवक्ता है राजीव जेटली, मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रविंदर सचदेव, विदेश मामलों के जानकार, कर्नल रिटायर दानवीर सिंह, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश गोयल, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। सुभ्रांश राय, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। राजीव जेटली, पहला सवाल मेरा आप ही से है कि जब भारत ने ये कह दिया कि किसी भी ऐतिहासिक प्रमाण के हिसाब से ये नक्शा पूरी तरह से गलत है, हम इसका विरोध करते हैं, लेकिन उस पर नेपाल ये कहता है कि अगर भारत नाराज होता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे वक्त में इसके क्या मायने निकाले जाए? पौधी में इसे सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं कि दो भाई एक घर में रहते हैं और कोई प्रॉपर्टी डीलर होता है, उसको निजी फायदा उन दोनों के झगड़े से मिलता है या उनके मतभेद से मिलता है, तो वो प्रॉपर्टी डीलर उनके बीच में कोई ना कोई मतभेद पैदा करने की कोशिश करता है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि कौन मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नेपाल, जिसको हम बार बार नेपाल कोट कर रहे हैं, नेपाल तो हमारा छोटा भाई है। नेपाल तो हमारे जो नेपाल के साथ संबंध है वो तो उल्लेखनीय है, वो तो सबको मालूम है कि सबसे मधुर संबंध है हमारे। हाँ, नेपाल के अंदर कोई राजनीतिक लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें माओवादियों का समर्थन प्राप्त हो और जिन्हें शायद सत्ता में गद्दी भी किसी और वजहों से मिली हो। जैसा पीछे कोट किया गया था कि किसी देश के राजदूत ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी उन्हें अपनी गद्दी दिलवाने के लिए। तो नेपाल की जो अपनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो भारत के साथ, भारत के फेवर में अपनी आवाज उठाती हैं। अगर उनके ओली साहब अभी आवाज उठा रहे हैं या कोई भी बयानबाजी कर रहे हैं तो उसको हमें लगता है कि नेपाल की बयानबाजी नहीं करार देना चाहिए। नेपाल में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं। हाँ, ये सरकार जरूर माओवादी समर्थित सरकार है और दूसरा जो देश है जो मतभेद पैदा करना चाहता है उसे नुकसान हो सकता है। वो एक फ्रंट पे हारता है तो दूसरे फ्रंट पे आ जाता है। लेकिन आत्मनिर्भर भारत की वजहों से अगर उसे कोई तकलीफ हो रही है तो उसका खामियाजा नेपाल नहीं उठाएगा। मुझे लगता है नेपाल का जो अपने पॉलिटिकल सिस्टम है उस बात को बेहतर जानता है कि भारत नेपाल और नेपाल भारत एक ही है, इसमें कोई अलग नहीं है। हम दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंध हैं, हमारे देवी देवताएं नेपाल में हुए हैं, वो बड़े बड़े जो हमारी आस्था के प्रतीक हैं वो सब नेपाल से आते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये एक डिस्प्यूट पैदा करने की कोशिश की गई है और उस डिस्प्यूट को बेटर तरीके से समझा भी जा सकता है। हमारे आर्मी चीफ ने भी इस बात को रखा है कि जो तीसरा देश बार बार ये कोशिश कर रहा है उसके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। सुरेश गोयल सर, ये यूटर्न कैसे नेपाल लेता हुआ नजर आ रहा है? ये विवाद तो कई सालों से चलता आ रहा है। और रही बात, उसने लिपुलेख का जिक्र करते हुए कहा कि ये तो मेरा इलाका है, हम किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब इस पर ये रोड बन रही थी इसके जरिए मानसरोवर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए, तब तो ये इस तरह से विरोधी सुर नजर नहीं आया था और उद्घाटन के बाद से ही रवैया बदल गया। सुरेश गोयल सर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ठीक है, रविंदर सचदेव, आपसे मेरा यही सवाल है, इस पर मैं चाहती हूं आप समझाएं। देखिए, दो बातें हैं। राजीव जी जो कह रहे हैं वो मैं कंप्लीटली एग्री करता हूं, बट मैं डिसएग्री इसलिए करता हूं कुछ पॉइंट्स को लेकर के कि वक्त बदल चुका है, टाइम बदल चुका है, नेपाल की सिचुएशन बदल चुकी है। डेफिनेटली नेपाल हमारा छोटा भाई है, पर देखिए वो कंट्री, अब अगर आप भाई माने तो वो भाई बड़ा हो गया है, उसको दुनिया में अपना अस्तित्व बनाना है, राइट? दैट्स वन। सेकेंड बात ये हुई है, पिछले काफी वर्षों से नेपाल जो अभी तक भारत पे डिपेंडेंट था अपने इंपोर्ट्स के लिए, जो भी गुड्स आते थे कोलकाता के पोर्ट्स वगैरह से, अब नेपाल को एक्सेस समुद्र का मिल गया है चाइना के थ्रू भी। जो दीवार है ये भारत और नेपाल के बीच में, एक्चुअली चीन और नेपाल के बीच की फिजिकल दीवार गिरी है, जिसके चलते अब नेपाल को एक्सेस है चाइना का और चाइना के थ्रू चाइना के पोर्ट्स का। तो
तो अब चाइना नेपाल में अगर इंपोर्ट होना है तो वो भारत पे डिपेंडेंट नहीं है। आपको याद हो काफी वर्षों पहले हमने इनफैक्ट ब्लॉकेड कर दिया था और नेपाल के अंदर सामान नहीं जा पा रहा था क्योंकि कुछ डिस्प्यूट्स आ गई थी। तो ये सारा बैकग्राउंड है इस समय। पर एक बात और है, नेपाल के साथ हमें एक आई थिंक मैच्योर सोल्यूशन पे आना है। अभी तो हम कह रहे हैं अपना पॉइंट रख रहे हैं, अभी हम बस की हम ये चाहते हैं, नेपाल अपना पॉइंट रख रहा है। और मैं एक और बात से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं, ये बात केवल इस समय एक पॉलिटिकल लीडर की नहीं है नेपाल की। देखिए किसी भी देश में टेरिटरी बहुत इमोशनल इशू हो जाता है। तो इस समय जो खबरें आ रही है और क्लियर कट फैक्ट है कि नेपाल की मेजॉरिटी पब्लिक ओपिनियन, पार्लियामेंट, कैबिनेट वगैरह सबका सब इस मुद्दे को लेकर खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? दो कारण। एक तो उनको फिजिकल एक्सेस मिल गया है, उनका रेल लिंक चाइना से अब हो गया है, वो सारी चीजें, प्लस ऑफ कोर्स चाइना उनको उकसा रहा है भारत से डिस्प्यूट्स क्रिएट करने में। ये सारा बैकग्राउंड रहा। मैं एक छोटा सा पॉइंट और कहता हूं, देन आई विल फिनिश ऑफ। मेरे विचार से हमें एक क्रिएटिव सोल्यूशन सोचना चाहिए। हमें नेपाल और भारत की बाउंड्री में एक और चीज, ये सारा कुछ देन हिस्ट्री की है, कभी भी ये बॉर्डर्स क्लियरली डिफाइंड नहीं है। अब वक्त आ गया मेरे ख्याल से हमें एक मैच्योर अप्रोच लेनी चाहिए, जो कि मैं कहता हूं गार्डन्स ऑफ पीस। नेपाल कहता है वो इलाका उसका है, हम कहते हैं ये इलाका हमारा है। ये डिस्प्यूट चलती रहेगी। व्हाई नॉट कम टू अ मैच्योर अंडरस्टैंडिंग? अगर भाई है और इतने अच्छे हमारे मधुर रिलेशंस हैं, हम एग्री कर जाएं दोनों देश मिलके मिलिट्री स्ट्रैटेजी को साथ में रखते हुए कि मानिए ये 2 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है ना, आप कहते हैं आपका है, हम कहते हैं हमारा है। व्हाई नॉट इस 2 स्क्वायर किलोमीटर या 3 या जो भी एरिया, इसको हम एक गार्डन ऑफ पीस बना देते हैं बिटवीन नेपाल एंड इंडिया। ओके, जिसमें आपके भी रहेंगे, हम ये एक तरह का नो मैंस लैंड हो जाएगा। वो सारी लॉजिस्टिक्स कैन बी वर्कड आउट विद द मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट, बट आई थिंक दैट्स अ क्लियर कट, दैट्स अ क्रिएटिव सोल्यूशन आउट। नहीं तो हम कहते रहेंगे हमारा है, नेपाल कहता रहेगा उनका, और इसके चलते नेपाल चीन के हाथों में चला जाएगा। आप देखना अगले कुछ ठीक ठीक रविंदर, आऊंगे आपके पास। सुरेश गोयल सर, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जिसका जिक्र रविंदर ने कहा कि अब हमें कोई क्रिएटिव स्टेप उठाने की जरूरत है, गार्डन ऑफ पीस की बात वो कर रहे थे। और दूसरी बात ये कि क्या हमें अब नेपाल की इस चेतावनी को मतलब इजिली नहीं लेना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि मैं अपने पूरे 40 साल के डिप्लोमेटिक करियर में मैं पहली बार इस तरह की भाषा का इस्तेमाल सुन रहा हूं कि जहां पर नेपाल भारत को बोल रहा है कि अगर आपको एतराज है तो ठीक है, एतराज रखिए आप, लेकिन ये हमारे नक्शे हैं। इससे पहले कभी भी पॉलिटिकली मैप पर उन्होंने इतना क्लियरली नहीं दिखाया। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि मैं उस एरिया में जा चुका हूँ 20 साल पहले, 1997 में 96 में मैं कैलाश मानसरोवर में गया था। तो जिस टुकड़े के ऊपर ये जद्दोजहद हो रही है काला पानी का, तब भी वो भारत के पास था। भारत की वहाँ पर सेना की टुकड़ियाँ वहाँ पर थी, ITBP की। तब किसी को कोई एतराज नहीं था वहाँ पर, और वहीं हम उस रास्ते से होते हुए लिपुलेख तक गए थे। तीसरी चीज़ ये है कि काला पानी के अलावा अगर काला पानी को देख भी लिया जाए तो जो सिगोली की ट्रीटी रही 1805 की, उसमें खाली काला पानी की बात थी। लिपुलेख के ऊपर कभी कोई विवाद रहा ही नहीं, अब वो भी शामिल हो गया है ये। और चौथी बात ये है कि ये सब चीजें मिला जुला करके हम चाहे कुछ भी कहें कि चीन भड़का रहा है या कोई भी है, चीन कह रहा है यूनिलैटरली नहीं होना चाहिए, नेपाल भी उसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, जो भी वजह रही हो, लेकिन एक बड़ी वजह ये है कि जो हम पहले सोच रहे कि नेपाल एक भारत का छोटा भाई है, छोटे तौर पर देखते थे, अब वो हम उसको नहीं देख सकते हैं। नेपाल हमारे बराबरी के दर्जे पर है, उसको हमें बराबरी के दर्जे पर बात करनी होगी। और आखिरी में बात ये कहूंगा, क्रिएटिव सॉल्यूशन निकलते रहेंगे जो भी है, लेकिन बातचीत से ही निकलेंगे। हमें जो आज कल हमने स्टेटमेंट दी है कि हम इस नक्शे को नहीं मानते हैं, फौरन एक फॉर्मल तौर पर बिल्कुल सही बात है, हमको कहना भी है ये, लेकिन एक हमको कोशिश करनी पड़ेगी कि चाहे कोविड-19 चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, उनसे एक बातचीत शुरू करनी पड़ेगी ताकि ये मामला आगे ज्यादा ना बढ़े, वरना चीन इस मामले में घुस करके हमारे लिए और बड़ी परेशानी बन जाएगा। ठीक है, कर्नल दानवीर सिंह, इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी क्योंकि बहुत सिलसिलेवार तरीके से दर्शकों के लिए आसान होगा समझना एक जानकारी के साथ। जैसा कि अभी सुरेश सर ने जिक्र किया कि उत्तराखंड के धारचूला इलाके से छूने वाली नेपाली सीमा से कालापानी इलाका जो है वो सटा हुआ है, और उत्तराखंड की नेपाल से 805 किलोमीटर सीमा लगती है और 344 किलोमीटर चीन से मिलती है। तो ये तो सीधा साफ बात है ना कि लिपुलेख को तो इसमें इन्वॉल्व किया गया, तो ये उकसावे का स्टेटमेंट था जो नेपाल की तरफ से आया। दरअसल दीवार तो चीन की है।
देखिए, ये सारे इस पूरे खेल के पीछे चाइना है। और जो ये लीपो लेक पास की बात हो रही है, अगर इसको हम अनऑक्यूपाइड रखते हैं तो आप ये मान के चलिए कि चाइना के लिए एकदम केक वॉक हो जाएगा, वॉक थ्रू हो जाएगा आपके पिथौरागढ़ और इस पूरे कुमाऊं रीजन के अंदर। तो उसको रोकने के लिए हमें लेपू लेक पास को ऑक्यूपाई करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है अगर हमने उत्तरांचल की डिफेंसेस की बात अगर हम कर रहे हैं। जहां तक इस पूरे इलाके को पीस पार्क बनाने का सवाल है, हाँ। तो पीस पार्क इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत ही अहम इलाका है और इस पीस पार्क में अगर आपका बगीचा चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया तो समझ लीजिए कि आपका सब कुछ ढह जाएगा एज फार एज उत्तराखंड इज कंसर्न। जहां तक इस पूरे विवाद का सवाल है और नेपाल ने अभी ये चीज उठाई है, इसको आइसोलेशन में हमें नहीं देखना चाहिए। अप्रैल के महीने से, अप्रैल की शुरुआती दौर से इस प्रकार का संकेत आ रहे थे कि हिंदुस्तान और चाइना के बीच में थोड़ी तनातनी बढ़ रही है बॉर्डर को लेकर। उसका कारण ये है कि हमने जो बॉर्डर रोड्स हैं, जो इंडो चाइना बॉर्डर रोड्स हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा विकसित कर लिया है। और जो लद्दाख के अंदर जो हमारा जो टेंशन चल रहा है चाइना के साथ, वो इसी बात को लेकर है कि हमने गलवान रीजन में अपनी जो रोड है वो बिल्कुल आगे तक बना दी है। हाँ। वही काम हमने देमचौक में कर दिया है। और चाइना वॉज ऑलमोस्ट टेकन बाय सरप्राइज जब हमने बोला कि लिपू लेक तक हमारी जो रोड बन गई है और हमने इसको इनॉग्रेट कर दिया है। तो चाइना जो है काफी परेशान हो गया। हाँ। और चाइना ने अपनी जो उसकी जो माओइस्ट सरकार है, आप ये कभी मत भूलिए कि नेपाल में एक कम्युनिस्ट सरकार है, उसको शय दी है, उसके पीछे खड़ा हुआ है और उसको बोला है कि अब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ। ऐसी स्थिति में मेरा मानना यह है कि नेपाल के प्रति जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से जो भी स्वर आए हैं वो बिल्कुल उचित आए हैं। हाँ। उस पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए। इफ यू आस्क मी, हमें एक तरीके से इग्नोर करना चाहिए और उसको ज्यादा तरजीह नहीं देनी चाहिए। सर, अगर इसको वेट एंड वॉच कहें तो ठीक होगा ना? इग्नोर से बेहतर हमें उनसे बातचीत करनी चाहिए, वो करना चाहिए। वेट एंड वॉच अगर कहें तो ठीक होगा, क्योंकि अगर हम इसे इग्नोर करते हैं, क्योंकि अभी इसी बात को लेकर तो चर्चा थी कि इग्नोरेंस इसलिए वाजिब नहीं होगा क्योंकि हम ये जानते हैं कहीं ना कहीं इसके पीछे चीन है। इग्नोर का मतलब ये है कि आप उस चीज को इतनी भारी तरजीह ना दे दें कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स भी स्टेटमेंट दे रहे हैं और बड़े बड़े लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं। स्टेटमेंट सेक्रेटरी लेवल पर दे दिया आपने, बस उसको आप छोड़ दिए, बाकी आप नीचे लेवल पे ग्राउंड वर्क करते रहिए और कांटेक्ट करिए, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स चलाइए। ओके सर, मैं आऊंगी। सुभ्रांश राय जुड़ चुके हैं मेरे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुभ्रांश, ये बात ठीक है कि अगर नेपाल इस तरह से अपने सुर बदलता है, ये वही नेपाल है जो तारीफों के कसीदे पढ़ता था कि जितनी मदद भारत करता है उतना कोई और पड़ोसी देश नहीं करता, और हाथों हाथ छोटे भाई की तरह भारत ने हमेशा हमें प्यार दिया है। लेकिन इतना बड़ा स्टेटमेंट आ जाना कि हम अपना इलाका किसी को देंगे नहीं और भारत की किसी भी नाराजगी से हमें फर्क नहीं पड़ता, ये तो सोचने वाला विषय हुआ। फिर श्योधी जी, सबसे पहले तो मैं अपनी ढेर सारी श्रद्धांजलि और अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं देश के भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के लिए, जिन्होंने इस देश में कंप्यूटर क्रांति दिया था और डिजिटल इंडिया की शुरुआत करी थी। मेरी बात मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल के साथ हमारा व्यक्तिगत धार्मिक और आस्था का भी लगाव है। नेपाल जो है वो हमारे राजा श्री रामचंद्र की ससुराल है, माँ जानकी का घर है, लेकिन हिंदू राष्ट्र है। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत, समस्या और चैलेंज ये आ गया है कि ये जो आज की मोदी सरकार है ना, इसका किसी के साथ भी विदेश नीति ठीक नहीं रहा। चलिए पाकिस्तान को तो मान लेते हैं कि वो पहले से ही बदमाश है, हर बात पे लड़ाई झगड़ा करता रहता है, कम से कम नेपाल तो हमारी विचारधारा के साथ था। ऐसा क्या हुआ कि नेपाल जैसे एक राष्ट्र को, जिसका हमारे साथ भाई वाला संबंध, रिश्तेदार वाला संबंध और छोटे बड़े का संबंध, वो भी आज हमसे ऐसी बातें कर रहा है? कोई तो कारण रहा होगा। इस बात को थोड़ी गंभीरता से सोचिए कि एक ही एकमात्र हिंदू राष्ट्र है पूरे विश्व में। अच्छा। और उसके साथ भी हम अपने आप को हिंदू धर्मार्थ कहने की कोशिश
आप ये कह रहे हैं शुभ्रांश राय, ठीक है, आपकी बात मैंने सुन ली, आपकी बात मैंने सुन ली। मैंने जब आपका परिचय करवाया तो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर परिचय करवाते हुए मुझे उम्मीद थी कि आज आप कुछ ऐसी बात करेंगे, क्योंकि जितने मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं बहुत सरलता से वो दर्शकों को समझा रहे हैं कि असल में ये मुद्दा क्या है और इस पर क्या हो सकता है। मैं ये कह रही हूं, आपका मतलब ये है कि इसमें चाइना का कोई रोल नहीं है, गलती भारत की है। जी नहीं, चाइना का रोल है। सवाल ये पैदा होता है कि जब हमारे और आपके संबंधों में ढिलाई आएगी तो तीसरा तो फायदा उठाएगा ही उठाएगा। सवाल ये है कि आपने उसको मौका कैसे दिया। जब एक दिन आप बड़े भाई की जिम्मेदारी निभाने के लिए आ गए थे, एक दिन आपका उसके साथ संबंध धर्म के आधार पे है, रिश्तेदारी के आधार पे है, राष्ट्रत्व के आधार पे है, और सबसे बड़ी बात मां जानकी और प्रभु श्री राम के साथ जुड़ा हुआ है। फिर भी अगर आपने कोई भी एक छोटी सी ढील दी तो चाइना तो उसका फायदा उठाएगा उठाएगा। कहीं ना कहीं हमारे अपने सरकार को और हमारे सरकार के जो डिप्लोमेट हैं, इनको जल्दी से जल्दी इस तरह के कदम बढ़ाने चाहिए कि फिर दोबारा इस तरह की बयानबाजी न हो। राजीव जेटली, क्या गलती कर दी आप लोगों ने? ऐसा क्या हो गया कि छोटा भाई नाराज हो गया? देखिए पाउदे जी, ये आप तो देख रहे हैं, हम नेपाल की बात तो मान सकते हैं कि नेपाल के अंदर कोई चाइना प्रोजेक्ट कर रहा होगा तो नेपाल ने चाइना की भाषा बोलनी शुरू कर दी। लेकिन आप देखिए हमारे देश के अंदर भी तो हैं जो चाइनीज एजेंट बैठे हुए हैं। अभी जो जिस तरीके से भाषा यूज कर रहे हैं, आपने कहा सभी डिप्लोमेट और सारे विशेषज्ञ यहाँ बैठे हैं, बड़ी सरलता से अपनी बात रख रहे हैं। ये आते ही 2 मिनट में नारे लगाने शुरू कर दी कम्युनिस्टों की तरह। तो मैं ये नहीं कहना चाहता, हमारा इशू ये है कि हमें इससे सरलता से निपटना है। सरलता से निपटने का मेरा मतलब है 2 नवंबर 2019 को भारत ने अपना पॉलिटिकल मैप डिक्लेयर किया था। उसके बाद चाइना का कोई रिएक्शन नहीं आई थी। उसमें बहुत क्लियर था हमारा कि संदेश की कौन कौन सी सीमाएं हमारे पास लगती हैं, हमारे पास आती हैं। लेकिन इशू ये नहीं है, इशू ये है कि मुख्य वजह क्या है। मुख्य वजह यह है आत्मनिर्भर भारत। बहुत बड़ी बड़ी मेडिकल कंपनियां ऐसी हैं जो रॉ मटेरियल चाइना से लेती थी, उन्होंने रॉ मटेरियल लेना बंद कर दिया है। ये तो शुरुआत हुई है। जो अपनी प्रोडक्शन उस रॉ मटेरियल की अब इंडिया में करने वाली हैं। जब आत्मनिर्भर भारत होगा तो कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर भी उनको चुनौती पैदा होगी। हम 20 लाख करोड़ के ट्रेड लॉस में चलते हैं चाइना के साथ। और अब जब भारत के देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है, सारे काम खुद करने हैं और उसके रिजल्ट आने शुरू हुए हैं, तो उसकी एक तकलीफ वो भी है। दूसरी तकलीफ चाइना की ये हो सकती है, मैं बार बार उसको देश कह के कोट कर रहा था, चाइना कहकर कोट नहीं कर रहा था। दूसरी तकलीफ ये भी हो सकती है कि जिस तरीके से सभी देश आज चाइना में कोविड के खिलाफ खड़े हो गए हैं, जो चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो, ठीक है, भारत का भी उसमें समर्थन है। भारत भी चाहता है, ये नहीं चाहता कि चाइना की खिलाफत हो, ये चाहता है कि हाँ ये महामारी कहां से फैली है, इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। तो ये भी एक तकलीफ की दूसरी वजह हो सकती है। तकलीफ की बजाय बहुत हो सकती है, लेकिन मुद्दा ये है कि हमारी एमईए लेवल पे जो डिस्कशन होनी है, जो डिप्लोमेटिक डिस्कशन हो रही है, एमई की स्टेटमेंट आई है। ठीक है राजीव जेटली, इस चर्चा को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। इस ब्रेक लेना है मुझे छोटा सा, इस चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे कि क्या इस पूरी टेंशन का चाइना कनेक्शन है, और दूसरी बात ये कि क्या ये नक्शा मेड इन चाइना है। इस पर आगे हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, मेहमान मेरे साथ जुड़े रहेंगे, फौरन लौटेंगे।
तो भारत नेपाल की दोस्ती में चीन की दीवार ये कहां से आ गई, सवाल ये इसलिए बन जाता है क्योंकि नेपाल ने जिस तरह से भारत को जवाब दिया है विरोध करते हुए, वो अब गले नहीं उतर रहा। क्योंकि नेपाल और भारत के संबंध बड़े और छोटे भाई की तरह हमेशा से रहे, लेकिन उसके बावजूद भी नेपाल अगर ये कहता है कि अगर भारत को बुरा लगे तो हमें फर्क नहीं पड़ता, तो क्या ये भाषा वाकई नेपाल की है या इसके पीछे पूरी स्क्रिप्ट चीन की तरफ से लिखी गई है? पूरा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। रविंद्र सचदेव, क्योंकि सुभ्रांश राय जिसका जिक्र कर रहे थे, मैं चाहती हूं आप उसको और विस्तार दे दें ताकि दोबारा मैं उनसे काउंटर ले पाऊं। उनकी जानकारी अगर कम हो तो वो समझ भी लेंगे, वो देर से जुड़े थे इस चर्चा में। क्या वाकई ऐसा है कि चूक भारत की तरफ से हुई होगी तब नेपाल ने ऐसा किया? क्योंकि जहां तक मुझे याद है कि जब इस सड़क का निर्माण हो रहा था उस वक्त नेपाल की तरफ से कोई विरोध नहीं किया गया, लेकिन क्योंकि चाइना जानता था कि भारत के लिए चाइना पर नजर रखना आसान हो जाएगा, तब से वो बौखलाया हुआ था। हाँ जी बिल्कुल, देखिए इसमें चूक भारत से नहीं हुई। ये जो बात है, ये जो बाउंड्री का उनका क्या विचार और हमारा क्या विचार है, हिस्टोरिक मैटर है, राइट? तो वो अलग है। बात जो हुई है वो ये हुई है कि पिछले कुछ वर्षों में नेपाल को चाइना के साथ लिंक बढ़ गए हैं, नॉट ओनली स्ट्रेटेजिक बट फिजिकल लिंक, जिसके चलते एक रेल लिंक आ गया है नेपाल के अंदर चीन से, जिसके चलते समुद्री कंटेनर्स का जो भी इंपोर्ट वगैरह करना है वो चीन के थ्रू आ सकता है नेपाल में, निस्बत की पहले केवल भारत के थ्रू होता था। तो ये जो फिजिकल लिंकेज खुली है नेपाल की चाइना के साथ, उसका एडवांटेज चाइना ने उठाया है। तो 50-50 है। आधा पॉइंट तो है कि नेपाल को भाई डिस्प्यूट है, तो देखिए टेरिटरी किसी के भी लिए इमोशनल इशू होता है, हमारे लिए भी होगा। आज से 10 साल पहले अगर होता तो नेपाल इसके बारे में कुछ ज्यादा व्यक्त नहीं करता, बट अब क्योंकि उसके पास एक्सेस है टू इंपोर्ट या रेल लाइन रोड लिंक्स का एक्सेस है चाइना के थ्रू, प्लस चाइना उसे शेयर दे रहा है, तो इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन मिलाकर के नेपाल अब ये विचार रख रहा है और ये नेपाल रखता रहेगा। इसमें भारत का हमारे को एक तरह की रिएक्टिव और प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी, तो वो वहां रहा। मैं एक बार वापस आता हूं उस गार्डन्स ऑफ पीस की मैं जो बात कर रहा था। आई अंडरस्टैंड हमारे जो बाकी पैनलिस्ट बात कह रहे हैं कि ये लिपुलेख का जो एरिया स्ट्रेटेजिक है और हम इसको ऐसे न्यूट्रल ग्राउंड नहीं बना सकते हैं। आई एग्री, क्योंकि हमें स्ट्रेटेजिक अपनी पोजीशनिंग देखनी है चाइना को पुश बैक करने के लिए। बट रिमेंबर, वी शुड ऑलवेज हैव अ पॉलिसी, नॉट एग्जैक्टली लाइक कैरेट एंड स्टिक। तो ठीक है, हम नेपाल से हम कहते रहे हमारा है, मीटिंग्स चलती रहेंगी, पर मानिए मल्टीपल राउंड्स ऑफ मीटिंग्स होंगी, पर वो अपना पोजीशन रखेंगे, हम अपना रखेंगे, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा इसका। नेपाल अपना क्लियर कट जा रहा है। तो जब तक ये नेगोशिएशन चले, इन पैरेलल कोई पीस ऑफ लैंड जो कि जरूरी नहीं है स्ट्रेटेजिक हो मिलिट्री पॉइंट से, जिसमें हमारे मिलिट्री कमांडर्स वेरी केयरफुली डिसाइड करें, चलिए ये 1 स्क्वायर किलोमीटर, ये सिंबॉलिक चीज है दिखाने को और करने को दोनों देशों के बीच में कि ओके फाइन, हम एक कुछ क्रिएटिव सॉल्यूशंस की तरफ जा रहे हैं। दैट्स इट। एक लास्ट पॉइंट मैं कहूंगा, नेपाल के साथ अनफॉर्चुनेटली अब ये ना हो जाए, आप हमारी बाकी बॉर्डरिंग कंट्रीज को देखिए, श्रीलंका को देखिए, बांग्लादेश को देखिए, वहां क्या होता है, 5 साल एक सरकार रहती है जो भारत के काफी फेवरेबल होती है, वो सरकार गिरती है, जो दूसरी ऑपोजिशन आती है वो भारत के अगेंस्ट चलती है, राइट? हम आज की तारीख में चाहे नेपाल में कम्युनिस्ट हैं, वो भारत के अगेंस्ट हैं, कल को मानिए दूसरी सरकार आती है जो भारत के फेवर में हो, तो ये चक्कर चलता रहेगा। हमें एक एंड्योरिंग स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप रखनी है। इसी बात का फायदा उठाना चाहती है कांग्रेस, अब इसी बात का फायदा उठाना चाहती है, इसलिए आपने कहा कि कोई ना कोई मसला तो रहा होगा, ऐसा क्या हो गया कि छोटा भाई नाराज हो गया? आपके फेवर में जा रही है ये बात? योधी जी, ऐसा है कि हम प्रभु श्री राम को मानने वाले हैं और मुझे लगता है कि पूरा देश भी मानता है, और ये नकली इवेंट कंपनी वाले और जुमला पार्टी वाले भी चुनाव में मान लेते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप प्रभु श्री राम की विचारधारा को मानते हैं और उनके साथ अपने आप को जोड़ते हैं, तो माँ जानकी के घर के साथ आपका संबंध नहीं खराब हो सकता। अगर संबंध खराब हुआ है तो ये मानिए कि कहीं ना कहीं आपने नकली हिंदुत्व का पालन किया है, नकली धर्म का पालन किया है। एक बात। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये इंग्लिश के बहुत भारी भारी शब्द
शब्द मुझे समझ में नहीं आए, लेकिन सुब्रांश राय, जिस देश के जिस शहर में भगवान राम जन्मे, जब वहां उनका अपना घर, अपना मंदिर बनाने में सालों लग गए, तो फिर आप नेपाल की बात तो छोड़ ही दीजिए ना सर। जब अपने ही लोगों ने अपने देश में उनके मंदिर के लिए साथ नहीं दिया था, उस पर राजनीति की थी। मैं वही कह रही हूँ, आप पॉइंट पे आइए। बात डिप्लोमेसी की हो रही है ना, दो देश हैं। सुनिए सुब्रांश राय, ठीक है, मैं आपको पूरा मौका दूंगी, समय बहुत है सुब्रांश राय, पूरा मौका दे रही हूँ मैं सबको। मैं ये चाहती हूँ कि इस मुद्दे पर कम से कम राजनीति ना हो, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बैठे। विश्वास कीजिए, ट्विटर पर मुझे बोला जा रहा है कि सुब्रांश राय को तो आप कह रहे थे राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपने बताया नहीं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, तो कम से कम मेरा नहीं तो उन लोगों का तो लिहाज किया कीजिए साहब। आप ये कह रहे हैं कि कोई चूक हुई होगी, तो आप बता दीजिए ना, एक्सपर्ट बैठे मेरे साथ में, उनसे पूछ लूंगी आप किस चूक की बात कर रहे हैं। क्या हाँ आपको लगता है कि चूक हो गई होगी? आप मुझे चलिए ये बताइए, समझाइए मुझे और मेरे दर्शकों को। देखिए, ट्विटर पे आपसे क्या बोला जा रहा है, उस तरह के अच्छे अच्छे शब्द मेरे भी ट्विटर पे आ रहे हैं, तो हम ट्विटर को थोड़ा साइड कर देते हैं, क्योंकि ट्विटर कोई माध्यम नहीं है। ट्विटर पे लोकप्रिय व्यक्ति जो होता है वो जमीन पे लोकप्रिय नहीं होता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात थोड़ा समझने की कोशिश करिए, हिंदुस्तान का हिंदुत्व और नेपाल का हिंदुत्व की जड़ें एक ही हैं। अगर कहीं से गांठें पड़ रही हैं और कहीं से दिलों में मनमुटाव हो रहा है, दूरियां बढ़ रही हैं, तो जो बड़ा है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी होती है। सर, डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट बताइए ना मुझे। हमारा जुड़ाव जो है सुब्रांश राय, ठीक है, इधर उधर की बातें हो गई, राम को याद कर लिया, जानकी को याद कर लिया। मैं कह रही हूँ दो देश हैं, उन देशों में क्या समस्या हो सकती है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं? क्या चूक हो गई ऐसी भारत से? जो भारत पहले कर रहा था वही तो उसने अब किया। अब नहीं, ये तो भारत का विदेश मंत्रालय बताएगा कि उससे क्या चूक हो गई है। इतने बड़े मुद्दे पर बैठकर आप हवा में तीर चला लेंगे सुब्रांश राय? इतने बड़े मुद्दे पर बैठकर, डिप्लोमेसी पर बैठकर हवा में तीर आप चलाएंगे और आप सोचेंगे कि मैं आपको पूरा समय दूं? कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। ये याद करके आए घर से मुझे बोलना क्या है? आप कुछ भी पूछिए, अपनी बात ही रखेंगे ना उनका बांग्लादेश के साथ संबंध है, ना उनका श्रीलंका। अरे ऐसा लगता है जैसे ये कहीं रामलीला में पाठ करने आए, जितनी बात बताई गई उतनी बोलेंगे। अरे भाई, बड़ा संजीदगी से बात कीजिए। कोई बात नहीं सुब्रांश राय, मैं आपको आश्वस्त करती हूँ सुब्रांश राय, मैं आपको आश्वस्त करती हूँ, यहाँ से बहुत नॉलेज लेकर जाएंगे इस चर्चा से आप। मेरे पैनल में जो लोग बैठे हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, मेरे दर्शकों के साथ आप बहुत अच्छे से समझिए। कोई बात नहीं सुब्रांश राय, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी हम होमवर्क कर नहीं आते, कोई बात नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं। ये पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं है ना आज, इसलिए मैं अपने पैनलिस्ट के जरिए आपको समझवा दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। कर्नल दानवीर सिंह, जिस बात का हम जिक्र ये कर रहे थे, क्योंकि अब समुद्र में भी दखलंदाजी चाहता है नेपाल अपनी, और शायद चाइना उसको वो स्पेस देने की कोशिश कर रहा है, तो क्या हम ये माने कि सीधे तौर पर, क्योंकि वहां पर सरकार बदली है और ये सरकार इंडिया के लिए फेवरेबल नहीं है, सीधा सा सिर्फ ये कारण है इसका? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, जो नेपाल में जो सरकार है वो चाइना का ही पक्ष रख रही है। अभी देखिए नेपाल के अंदर क्या परिस्थिति है इस समय। नेपाल जो है चाइना की चेकबुक डिप्लोमेसी के तले दब चुका है। चाइना ने उसको 88 मिलियन US डॉलर्स का लोन दिया है, और चाइना ने एक तिब्बतियन रेफ्यूजीज के ऊपर एक्सट्रेडिशन ट्रीटी मांगी थी, जो नेपाल की सरकार ने पिछले साल मना कर दिया था। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि तिब्बतियन रेफ्यूजीज को उधर भेजा जाए, जिसको वो बोले उस पर्टिकुलर रेफ्यूजी को चाइना को हवाले किया जाए, और अंडर प्रेशर कुछ तिब्बतियन को हवाले भी किया गया है। तीसरी चीज जो एक और इशू बनती जा रही है नेपाल के अंदर, वो ये है कि चाइनीज ने जो माउंट एवरेस्ट के आसपास का जो रीजन है, जो अभी तक नेपाल क्लेम करता था, उसके ऊपर अपना क्लेम जता दिया है, और चाइना में नेपाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खड़े होकर चाइना का विरोध कर चुके। लेकिन जो आम पब्लिक है उसके अंदर विरोध के सुर नजर आने लग गए हैं। तो ये मौका ओली ने समझा कि ये पर्याप्त है, अच्छा मौका है कि नेशनल सेंटीमेंट को इवोक किया जाए, और उन्होंने ये लिपि लेखु का जो है इशू उठाया, काला पानी का इशू उठाया। इस एक तीर से दो निशाने साधे हैं। एक, उन्होंने डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को प्लिकेट करने की कोशिश करी है, और दूसरा जो है चाइना को खुश करने की कोशिश करी है। लेकिन हमें ये बिल्कुल कतई नहीं भूलना चाहिए कि चाहे वो कितना भी नेपाल की मदद कर ले चाइना, लेकिन जो नेचुरल
जो ज्योग्राफिकल जो डिपेंडेंस है नेपाल की, वो हमेशा इंडिया पे रहेगी। जी। और नेपाल ये बिल्कुल अच्छी तरह जानता है। आपको कभी नहीं भूलना चाहिए कि ऐसे केसेस हमारे पूरे रीजन में हुए हैं पिछले 1-2 साल में। मालदीव्स का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है, श्रीलंका का एक उदाहरण है, म्यांमार का एक उदाहरण है। तो अभी आप जल्दी ना करिए, कुछ आने वाले समय में आपको नेपाल का ही रुख आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। ये एक वैलिड पॉइंट होगा, क्योंकि अभी हमें ये सतर्क रहने की भी जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि अगर नेपाल ये कहता है तो उसके पीछे की प्लानिंग चीन के साथ अगर चल रही है तो वो क्या होगी। राजीव जेटली, इस पर हमें ध्यान देना होगा। क्या हमें वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी अपनानी चाहिए अभी, फिर कोई स्ट्रेटेजी बनाएंगे? कभी भी किसी दूसरे देश के भारत ने कभी दूसरे देश के अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं किया। अब चाहे चुनौतियां चाइना के सामने ताइवान से आ रही हों, हांगकांग से आ रही हों, या वियतनाम से आ रही हों, या और भी जो उनके इश्यूज बने हुए हैं, और चाहे आपने अभी थोड़ी देर पहले मैं आपके चैनल के ऊपर ही देख रहा था कि अब नेपाल चाइना के अंदर ऐसी आवाजें भी उठनी शुरू हो गई हैं। एक इंटरव्यू आप दिखा रहे थे जिसमें फ्री चाइना की बात की जा रही थी। ये सब बातें चाइना के इंटरनल अफेयर्स हैं, इसमें भारत नहीं जाना चाहता। भारत चाहता है कि चाइना के साथ भी बेहतर रिलेशन, और नेपाल तो हमारा भाई है। वो तो आज जो चाहे चर्चा को कैसे भी कर ले हम, आज नहीं तो कल वो आपके सामने आ जाएगा कि नेपाल और हमारे रिलेशन जो है वो केवल एक 2 देशों के रिलेशन नहीं है। आधा नेपाल भारत में रहता है और भारत भी लगभग आधा नेपाल के अंदर रहता है। तो हमारे ज्योग्राफिकली डेमोग्राफिकली आप देखें तो हमारे रिलेशन बहुत भिन्न है, वो जिस तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। बात यहां पर केवल इतनी आ रही है कि हाँ, क्योंकि भारत को ये सुनिश्चित करना है कि हमें अपनी दिशा में आगे बढ़ना है बिना किसी को डिस्टर्ब किए। मैं तीसरी बार इस बात को कोट करूंगा, अगर इस पूरी चर्चा के सार में जाएंगे तो यही निकलेगा कि जब मजबूत देश अपने पैरों पे खड़े होकर आगे बढ़ना शुरू करता है और दूसरे देश जो बड़ा एक्सपोर्टर रहा है हमारा भारत का, वो अलग अलग चुनौतियों से जूझ रहा होता है, तब उसको कहीं ना कहीं ऐसे सहारे लेने पड़ते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के माध्यम से लेता हो, चाहे वो नेपाल के माध्यम से लेता हो, तो उसे डायरेक्टली ना जाकर के इनडायरेक्टली जाना पड़ता है। लेकिन मैं बार बार इस बात को कोट करूंगा कि भारत सरकार नेपाल के साथ, चाइना के साथ भी बेहतर संबंध चाहती है, चाइना के साथ भी अच्छा कॉपरेशन चाहती है। और हम पूरी तरीके से आपने पीछे भी देखा कि कोविड के वक्त पे भी भारत में जो डिप्लोमेटिक स्तर पे जो एमए के लेवल पे जो स्टेटमेंट जारी हुई, हमने कहीं चाइना की खिलाफत नहीं करी थी। उस वक्त भी हम तब भी चाइना के साथ खड़े थे कि अगर चाइना के साथ चुनौतियां हैं तो भारत उसके साथ खड़ा है। तो भारत ने ईमानदारी से अपने जो डिप्लोमेटिक स्तर पे जो रिलेशन थे वो दिखाए हैं। तो हम ऐसे किसी भी रविंद्र सचदेव, दो बातें मैं चाहती हूँ आप उनका जिक्र हमारे दर्शकों के साथ करें, क्योंकि अब समय आखिरी पड़ाव पर है चर्चा के। कि एक तो ये, जैसा राजीव जेटली कह रहे थे कि हमने, अगर पाकिस्तान की मैं बात करूं, सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं कर रही हूं क्योंकि भौगोलिक रूप से दोनों बातें अलग अलग होंगी, कि चाइना ने कैसे पाकिस्तान को शह देकर अपनी चालाकी से अपना जो काम है वो साधा, अपना फायदा देखा, और उसका नतीजा क्या हुआ वो हम देख रहे हैं। तो कहीं आने वाले समय में चीन की चालाकी नेपाल पर तो नहीं दिखेगी। और दूसरी बात ये, क्योंकि कुछ सालों में हमने देखा नेपाल की सरकारों, जितनी भी सरकारें हैं जिस भी पार्टी की, उसमें स्टेबिलिटी बहुत कम थी। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ओपी शर्मा इस बार चाहते हैं इस मुद्दे को भुनाना, क्योंकि वो ये चाहते हैं उनके जो पैर हैं सरकार के तौर पर वो जमीन से और जुड़ जाएं, मजबूती आ जाए। हाँ, देखिए, पहली बात मेरे ख्याल से जो सबसे क्रिटिकल चीज हुई है पिछले वर्षों में वो ये हुई है कि नेपाल की जो ज्योग्राफिकल डिपेंडेंस है भारत के ऊपर वो खत्म हो रही है। अभी से पहले नेपाल को जो भी कुछ इंपोर्ट करना होता था वो केवल भारत के जरिए लैंड के थ्रू आता था, या समुद्र से सामान आना है, कोलकाता विशाखापट्टनम उतरे, कंटेनर जाए नेपाल में। पिछले कुछ वर्षों से जो, और नेपाल का जो नॉर्थ साइड है, पहाड़ और चाइना का जो बॉर्डर है, वहां पर क्रॉस ही नहीं कर सकते थे। सबसे बड़ा गेम चेंजर जो हुआ है नेपाल के लिए वो ये हुआ है कि वहां से लिंकेज चाइना की बन गई है, रेल लिंक एज वेल एज रोड लिंक, जिसके चलते अब चाइना से सामान का आना जाना नेपाल के लिए खुल गया है। अब दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग। अदरवाइज आज से 20 साल पहले नेपाल इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि उसे पता है उसके पास कोई रास्ता नहीं है। अनफॉर्चुनेटली तब अब क्या हुआ है, अब नेपाल के पास एक रास्ता खुल गया चीन का, जिसका चीन पूरा का पूरा फायदा उठा रहा है। अब क्योंकि चीन ये कहता है, ऑफ कोर्स चेक बुक डिप्लोमेसी, जैसे भी दानवीर जी भी कह रहे थे, तो चाइना फाइनेंशियल एड भी लाएगा नेपाल में, वो अलग है। एट द सेम टाइम नेपाल को वो एग्जिट दे रहा है,
नेपाल की जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होनी है रेल से जाके चाइनीज पोर्ट पे, चाइनीज पोर्ट से समुद्र से दुनिया को या इंपोर्ट हो रहा है। तो नेपाल को सबसे बड़ा ये गेम चेंजर है पिछले वर्षों में, जिसके चलते नेपाल की लैंग्वेज बदली है। वन सेकेंड, डेफिनेटली देखिए अगेन विल कम बैक, किसी भी देश के लिए टेरिटरी उसकी एक इमोशनल चीज होती है। तीसरी बात आई से, ये कोई जरूरी नहीं है, डेफिनेटली नेपाल एक हिंदू देश है, वी आर ब्रदर्स, हिंदू ब्रदर्स, हम मिलके रहते हैं, बट ये कोई गारंटी नहीं है दुनिया में कि आप एक ही रिलीजन के पड़ोसी हैं तो आप हमेशा गुडी गुडी रहेंगे। क्रिश्चियन कंट्रीज आपस में लड़ती हैं अच्छे से, पूरी वॉर्स में जाती है, मुस्लिम नेबर्स लड़ते हैं, बुद्धिस्ट नेबर्स लड़ते हैं। तो श्योर अगर हम भी हिंदू नेशंस हैं, इसका मतलब यही नहीं है कि दो नेशंस के बीच के डिफरेंट ओपिनियन ना हो, उनका बिल्कुल अलग सिचुएशन जा सकती है इंटरनेशनल फेस पे। बट बॉटम लाइन ये है कि चाइना इसको एक्सप्लॉइट करेगा और करता रहेगा। तो हमें अपनी एक मैच्योरिटी, यस, बड़े भाई की तरह हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है, ठीक, डेफिनेटली यस, और हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, और शायद इसीलिए इस बात को कहा जा रहा है कि जो स्टेटमेंट अभी जारी किया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से, उसमें ये बात साफ है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उनके आधार पर ही ये जो पूरा नक्शा है इसको बनाया है। शुभ्रांश राय, आखिर में मैं आपके पास आ रही हूं, मुझे उम्मीद है आपको मुद्दे की जानकारी हो गई होगी, अब आप अपनी राय रखिए बतौर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। देखिए प्योदी जी, तीन बड़ी बड़ी बातें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब चाइना ने सबसे पहले उनके माउंट एवरेस्ट रेंज को अतिक्रमण करने की कोशिश करी तो भारत को उस समय स्टैंड लेना चाहिए, ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि क्योंकि हमारा उनके साथ बहुत स्ट्रांग लगा हुआ स्ट्रांग कनेक्शन है, तो उनके साथ किसी भी घटना का जिससे वो इफेक्टेड हो सकते हैं, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे विदेश मंत्रालय को ज्यादा से ज्यादा अपनी तत्परता दिखानी चाहिए। ये कहना बड़ा आसान है कि यूरोप को देखिए सब आपस में उनका धर्म एक है, लेकिन उनके आपस के संबंध नहीं है। भारत और नेपाल का संबंध ऐसा ही है जैसे शरीर और आत्मा का संबंध है, क्योंकि राम और जानकी को अलग नहीं किया जा सकता। तो आप ये कह रहे हैं कि अब तत्परता कैसे दिखाई जाएगी? आप ये कह रहे हैं कि जाकर युद्ध कर दे नेपाल से, इस बात पर आप ये कह रहे हैं कि जाकर युद्ध कर लेना चाहिए नेपाल से, ये तत्परता है? अरे मैडम, जब नेपाल में भूकंप आया था तो बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर हाईली एग्रेशन और बिल्कुल इफेक्टेड मोड पे भारत ने उनका साथ दिया और एक एक पल पे साथ दिया। तो ऐसा तो कहीं संबंधों को बीच में छोड़ने की कोशिश रही होगी। एग्जैक्टली, वही तो मैं आपसे कह रही हूँ शुभ्रांश राय। आत्मसंवर्धन, तो आप मुझे बताइए ना, मैं आपकी बात मान तो ली सर मैंने, शुभ्रांश राय आपकी बात मान ली मैंने तो आपका बस हम दोनों का पॉइंट एक है, आप मानिए मेरा पॉइंट भी यही है, आपका पॉइंट भी है कि जब इतने अच्छे संबंध थे तो संबंध ऐसे क्यों हो गए। लेकिन मेरा सवाल अलग है, इस पर आपका सवाल अलग है। आप ये कह रहे हैं कुछ तो हुआ होगा, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या हुआ होगा। आपको अगर कोई जानकारी है तो दीजिए ना, एक्सपर्ट से मैं पूछूंगी क्या ऐसा डिप्लोमेटिक टॉपिक कोई हो सकता है, लेकिन आपके पास तो वो जानकारी ही नहीं है। तो ये सिर्फ हवा में तीर चलाने से नहीं होगा ना सर, ये अंदरूनी राजनीतिक मुद्दा नहीं है। सुनिए ना, एक सुन तो लीजिए प्योदी, मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूं कि आपको फिजिक्स की तरह यस नो में जवाब दूंगा, ठीक है? मैं एक राजनीति से बात 20 सेकंड्स दे रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है और 20 सेकंड में जल्दी से बताइए। ठीक है प्लीज। नहीं समय अलग बात है, वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन कंसर्न ये है कि जिस नकली हिंदू की बात नरेंद्र मोदी की इवेंट इसके लिए तो बिल्कुल समय नहीं है। शुभ्रांश राय थोड़ा तो मुद्दे पर जानकारी लेकर आया कीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद।